Hello learners, welcome to IES Marathon, and here I am back with a new lesson. And this time I am back with the case number 13, which is आपके MC Mehta versus Union of India. Guys, believe me, this is one of my favorite cases, जो कि important judgment that transformed India series का एक one of the finest case है. इंडिया के अंदर किस तरीके से कॉरपोरेट वर्ल्ड और इंडस्ट्रियल सेक्टर इन्वायरमेंट के प्रति थोड़ा सेंसिटिव हो, उसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, उसका बेस बनाया था इस वाले केस ने. इन इजी टर्म्स इफ आई कैन से, इस वाले केस ने इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल लॉ का स्कोप ही बदल दिया था. राइट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में. ठीक है, तो 12 केसेस अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं. प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त है. ठीक, ओके, सो लेट्स बिगिन. एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1986 का केस है ये. आप सबको पता है हम किस तरीके से पढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन होता है, यहाँ पे बैकग्राउंड बताते हैं हम, उसके बाद लीगल इश्यूज क्या इंक्लूड होते हैं उसके अंदर, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, जजमेंट क्या रहा, इंपॉर्टेंस क्या रहा, फिर उसका इंपैक्ट क्या रहा. ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करते हैं ना वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे. अब इसको केस को स्टार्ट करने के पहले 3 क्वेश्चंस जो मैं आपसे हमेशा पूछता हूँ. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम इसके अंदर टैकल करेंगे. राइट, पहला, जो हजार्डियस इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर, हजार्डियस इंडस्ट्रीज जो इंडिया के अंदर हैं, क्या वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर अपनी एक्टिविटीज या ऑपरेट हो सकती है क्या? पहला क्वेश्चन तो ये है जिसको हम इसके अंदर टैकल कर लेंगे इन द एंड. राइट, सेकंड, क्या ये लोग अलाउड है वर्क करने के लिए ऐसे एरियाज में, तो क्या यहां पर एक रेगुलेशन की नीड है? राइट, थर्ड क्वेश्चन आता है. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज द लाइबिलिटी इन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डिटरमाइंड? अगर यहां पर कुछ रेगुलेशन होगा देन ये इन्वायरमेंट के प्रति जितने भी हजार्ड क्रिएट करते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, और उसकी लाइबिलिटी, बिकॉज ये कंपनी की लाइबिलिटी होगी लेकिन उन्हें कंपनसेशन के फॉर्म में इस अमाउंट को पे करना पड़ेगा, तो उसको डिटरमाइन कौन करेंगे और कैसे करेंगे? राइट, दिस इज द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप क्या है? राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. पहला हमने बताया हजार्ड्स जो है, क्या ये जो हजार्डियस इंडस्ट्रीज हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में ऑपरेट कर सकती हैं क्या? और अगर अगर ये कर सकती है तो उसके लिए पीछे रेगुलेशन क्या होगा? अगर रेगुलेशन होगा तो उसके अंदर का जो कंपनसेशन है वो कौन और कैसे डिसाइड करेगा, डिटरमाइन कैसे होगा? फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 32 का क्या स्कोप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. राइट, सो ये 4 क्वेश्चन हम इसके अंदर एड्रेस करेंगे एंड डेफिनेटली यस आपको इनके आंसर्स जो है इन द एंड मिल जाएंगे. राइट, स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखें आप, सबसे पहले देखें इसको हम ओलियम गैस लीक केस भी बोलते हैं, बिकॉज ये गैस जो यहाँ पर लीक हुई थी वो ओलियम की थी. ठीक है, ओलियम गैस जिसको हम बोलते हैं. सेकंड, इसने इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल लॉज जो थे उसका स्कोप चेंज कर दिया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है. राइट, अब इसके अंदर जो एमसी मेहता है वो आपके पिटिशनर है, रिमेंबर, एंड यूनियन ऑफ इंडिया इज द रिस्पोंडेंट. ठीक, अब हम देखेंगे सबसे पहले बैकग्राउंड. बैकग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है. राइट, तो देखो सबसे पहले एक कंपनी का नाम याद रखो, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स. श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स ये कंपनी थी. बेसिकली क्या थी, ये एक सब्सिडियरी थी किसकी? दिल्ली क्लॉथ मिल्स एंड लिमिटेड. ठीक है, दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड की एक सब्सिडियरी था श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि जो क्या मैन्युफैक्चर करते थे, ये मैन्युफैक्चर करते थे कास्टिक क्लोरीन एंड ओलियम. अब ये जो दो केमिकल्स हैं बेसिकली ये यूज होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में. राइट, अब ये कंपनी जो थी वो दिल्ली के अंदर थी. ठीक है, ये कंपनी जो थी वो दिल्ली के अंदर थी एंड ये कंपनी के आसपास काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज थे. ठीक है, सो ये पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब यहाँ पर एंट्री होती है किनकी? आपके एमसी मेहता. एमसी मेहता का पूरा नाम था महेश चंद्र मेहता. ठीक है, एमसी मेहता महेश चंद्र मेहता ये एक लॉयर थे. इन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल करी इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. क्या ग्राउंड थे उसके? ग्राउंड ये था कि ये जो एक्टिविटीज़ और ये जो इनकी प्रैक्टिसेस हैं एक्चुअली ये हजार्डियस है टू द कम्युनिटी, है ना, क्योंकि यहाँ पर फूड फर्टिलाइजर्स भी बन रहे हैं, आई मीन फूड और फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं. ठीक है, और कास्टिक क्लोरीन एंड ओलम जैसे कि हमने यहाँ पे बताया. अब जब ये
रिट पिटिशन पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसी बीच एक हादसा होता है, बहुत बड़ा हादसा होता है, ठीक है। ये यहाँ पर एक्चुअली लीकेज होती है ओलियम गैस की, एक वन ऑफ द यहाँ पर यूनिट्स थी श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर की, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लीकेज होता है और यहाँ पर काफ़ी लोग इससे जो है ग्रसित हो जाते हैं, राइट। अब इसके अंदर दिल्ली लीगल एंड एडवाइस बोर्ड, दिल्ली लीगल एंड एडवाइस बोर्ड, उसी के साथ एक दिल्ली बार एसोसिएशन था, जिन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करी ताकि जो लोग इससे अफेक्ट हुए हैं, जिन्होंने सफ़र झेला है, जिनको हार्म पहुंचा है, वो उनको कंपनसेशन दिया जाए, ठीक। ये बात हुई कब, जब रिट पिटीशन पेंडिंग थी। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो थी यहाँ पर तीन जजेस की बेंच थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स को अपना प्लांट को रीस्टार्ट करने का ठीक है परमिट दे दिया, और लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस थी उसकी, ठीक है। अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया इनको कि आप रीस्टार्ट करें अपने फंक्शनिंग। लेकिन अब जो यहाँ पर जो एप्लीकेशन दी गई थी कंपनसेशन की, वो लार्जर बेंच को दे दिया गया, ठीक है। जो कंपनसेशन की हमने बात करी थी अभी ऊपर इन दोनों के द्वारा, अब ये जो कंपनसेशन है वो 5 जजेस की बेंच को रिफर कर दी गई कि आप इसको देखें, ठीक है। बिकॉज दीज आर द इश्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। अब कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आपको पता है हमने पहले ही छेड़ चुके हैं हम आर्टिकल 32, अगर इसके अंदर MC मेहता ने अगर रिट पिटीशन फाइल करी, देन इट डज इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से लीगल इश्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है जो इसके अंदर इंक्लूड है। पहला क्वेश्चन और पहला लीगल इशू क्या था, इसके अंदर ये था कि जो मान लीजिए कोई रिट पिटीशन या लेटर दिया गया किसी इंडिविजुअल जज को, तो वो क्या एंटरटेन कर सकता है कि उसको, ठीक है। ध्यान सुनना कि एक इंडिविजुअल जज क्या इन लेटर्स को एंटरटेन कर सकता है क्या, पहला तो ये क्वेश्चन था। सेकंड था कि क्या स्कोप है सुप्रीम कोर्ट का, क्या पावर है अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। बिकॉज इसी के अंदर एप्लीकेशन भी डाली गई थी फॉर द कंपनसेशन, है ना। तो इसका स्कोप और एम्बिट क्या है सुप्रीम कोर्ट का इसके प्रति, ठीक। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है, ठीक है, कहाँ तक है। एक थर्ड आता है बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही क्रिटिकल एक लीगल इशू है, आर्टिकल 21 का कंटेंशन। देखो क्या आर्टिकल 21 अवेलेबल हो सकता है, आर्टिकल 21 क्या है आपका, राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी का, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। बिकॉज इट्स एन इवोल्यूशनरी, ठीक है, आर्टिकल अभी तक इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोविजन ऐड कर दी गए, ठीक है। आपको ये राइट है वो राइट है। तो इसके अंदर मेन बात ये थी कि क्या श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स के खिलाफ आप आर्टिकल 21 को अवेलेबल है क्या, क्यों, क्योंकि देखो ये किसका एक सब्सिडरी थी, किसकी, दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक कंपनी थी, राइट। अब एक पब्लिक कंपनी वर्क करती है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, और इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था जो कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ एंड हेल्थ को इम्पेक्ट करता था, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन ये था, लीगल इशू ये था। नेक्स्ट आता और लास्ट लीगल इशू इसके अंदर था, वो था कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। देखो अगर कोई इसके अंदर हजार्डियस इंडस्ट्री है, ठीक है, और अगर इसके अंदर कोई एक्सीडेंट होता है जिस तरीके से इसमें हुआ, ओलम लीक, गैस लीक हो गई, ठीक है, तो बेसिकली लाइबिलिटी को कैसे मेजर किया जाए, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर इंजर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 इसके अंदर मोस्टली जो थे वो लीगल इशू इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट आपके आर्ग्यूमेंट्स देखें आप। अब आर्ग्यूमेंट्स तो दोनों साइड का सुनना हमको पड़ेगा, राइट। पिटिशनर क्या कहते हैं और दूसरी तरफ आपके डिफेंडर क्या कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो पहली बात, ये जो श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर कंपनी थी, इन्होंने ऑब्जेक्ट किया बेसिकली कि कोर्ट कैन नॉट प्रोसीड एंड शुड नॉट प्रोसीड टू डिसाइड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। वो कहते हैं कि कोर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज जब ये यहाँ पर ओरिजिनल रिट पिटिशन डाली गई, देन उसके अंदर ये बात मेंशन नहीं थी कि किस तरीके से कंपनसेशन को क्लेम किया जाएगा, यानी कि उसके अंदर कंपनसेशन क्लेम नहीं किया गया था स्टार्टिंग में जब इसके खिलाफ रिट पिटिशन डाली गई, राइट। वो यूँ भी कहते हैं कि अगर पिटिशनर्स ने अप्लाई किया था फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द रिट पिटिशन, ना कि उन्होंने क्लेम फॉर द कंपनसेशन किया था जो कि विक्टिम्स थे ओलम गैस के, ठीक है। सो अमेंडमेंट तो वहाँ पर एप्लीकेशन में किया नहीं गया एक्चुअली, बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। अच्छा देखो ऐसे समझो कि देखो रिट पिटीशन पहले ही फाइल कर दी गई, कौन ने फाइल करी, MC मेहता सर ने। क्यों करी थी, क्योंकि इट इज हजार्डियस फॉर द कम्युनिटी। अब ये रिट पिटीशन फाइल करने के बाद ओलम
जो गैस लीक हुई, ठीक है, तो रिट पिटिशन का जो कंटेंट था उसके अंदर कंपनसेशन की डिमांड नहीं की गई थी। समझ रहे हो आप ये बात? ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ही यहाँ पर जनरेट नहीं होता है, ऐसा कहना था श्री राम कंपनी का। सिंपल। अब एक बात इन्होंने ये कही थी कि जो आर्टिकल 12 के अंदर, बेसिकली आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन है, जिसके अंदर गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स आते हैं, ठीक है, और लोकल एंड अदर अथॉरिटीज जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ये सब आर्टिकल 12 के अंदर मेंशन है। अब इसके एक्सपेंशन के अगेंस्ट है ये, बिकॉज वो कहते हैं कि अगर प्राइवेट कॉरपोरेशन जो है वो बेसिकली आर्टिकल 12 की स्कोप के अंदर नहीं आती, ठीक है, बिकॉज इट इज अंडर द jurisdiction ऑफ द स्टेट इटसेल्फ, ठीक है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक बात इन्होंने इसके अंदर बोली। दूसरी तरफ पिटिशनर्स क्या कहते हैं, तो अब देखो, इसके पहले ये समझो कि अभी अभी इन्होंने कहा कि हम जो है प्राइवेट कॉरपोरेशन के अंदर आते हैं, बट अब यहाँ पर पिटिशनर्स क्या कहते हैं। देखो, पिटिशनर्स ने बहुत ही ज़्यादा रेशनल बात कही यहाँ पर। इन्होंने कहा कि ये जो बेसिकली इंडस्ट्री है, ये वाली जो इंडस्ट्री है श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर, इन्होंने एक बहुत ही बड़ी और साइजेबल एड ऑफ लोन, उसके अलावा जो आपकी लैंड है, उसके अलावा अदर फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन लोगों को, इस इंडस्ट्री को, ठीक है, ताकि अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी कर सके, कैरी ऑन कर सके, ठीक है। तो कोई भी प्राइवेट एंटिटी, अगर ध्यान से सुनना इस बात को, अगर कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री और प्राइवेट एक्टिविटी इसको सपोर्ट, कंट्रोल एंड रेगुलेट अगर स्टेट करता है, देन दे हैज टू बी विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बाय फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रेंट ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर इज द स्टेट। यानी कि वो जरूर किस एम्बिट के अंदर आएगा, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट्स के अंदर टैकल किया जाएगा, राइट। तो ये कहते हैं अगर ये प्राइवेट इंडस्ट्री है तो देन क्योंकि उन प्राइवेट एक्टिविटी को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है, देन दे हैज टू कम अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन रेजिस्टेंस इन पर भी इतने अप्लाइड होंगे जितने किसी प्राइवेट एंटिटी पर। अब आता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट। जजमेंट की हम बात करेंगे। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो, सबसे पहले जो लेटर वाला क्वेश्चन आया था, अभी हमने देखा, हमने 4 लीगल इशू देखे थे कि पहले क्या एक सिंगल इंडिविजुअल जज एक लेटर को एड्रेस कर सकता है क्या। लेटर का यह मतलब था पिटिशन। कैसे? अब मैं लेटर को पिटिशन क्यों बोल रहा हूँ, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर कोई सोशली एजुकेशनली बहुत ही पुअर है, या फिर इकोनॉमिकली पुअर है, या फिर डिसेबल है, और बहुत ही डिसएडवांटेजेस पोजीशन है, गरीब है, वो जो कोर्ट के थ्रू लॉयर हायर नहीं कर सकता, रिट पिटिशन के बेसिकली नहीं कर सकता थ्रू फॉर्मल चैनल्स, ठीक है, और ओवरऑल हम कहें कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है उसको, वो अप्रोच नहीं कर सकता कोर्ट को डायरेक्टली। सो उन्होंने क्या कहा कि उन्हें अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226, अंडर आर्टिकल 32 के अंदर आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 226 के अंदर आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं, कि इनके अलावा भी पब्लिक के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है कि वो डायरेक्टली लेटर्स लिख सकते हैं हमको, ठीक है, और उन लेटर्स को एड्रेस करेगा कोर्ट, ठीक है। तो रेगुलर रिट पिटिशन के अलावा भी ये आपकी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोल दिया कि अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226 के अलावा भी आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप लेटर लिख सकते हैं कोर्ट को, जिसको एड्रेस करेगी, और इन कंसर्न्स को कोर्ट एज अ पिटिशन ही मानेगी, राइट। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक सिंगल इंडिविजुअल जज भी किसी भी लेटर को एड्रेस कर सकता है, ठीक है, एंड इट शुड बी एंटरटेनेबल बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फेयरनेस। यहां पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, उसने वो लेटर लिखा, बट ही बिलोंग्स टू द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, और उसके अलावा वुमेन, उसके अलावा चिल्ड्रन, ठीक है, या फिर कोई भी डिप्राइव्ड पर्सन जिसने ये लेटर लिखा है, तब ये वाला जो क्वेश्चन है लेटर का, जो है आपके जज और कोर्ट एड्रेस करेंगे, राइट। उसके अलावा देखो, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, ये आपकी जो दिल्ली लीगल एंड एडवाइस बोर्ड है, उसको डायरेक्ट किया कि जितने भी लोग यहाँ पर विक्टिम्स हैं गैस लीक के, उनके बिहाफ पे, गैस लीक के जो विक्टिम्स हैं उनके बिहाफ पर, बिकॉज उनको कंपनसेशन के लिए फाइल करना था, क्लेम करना था, उनके बिहाफ पर अप्रोप्रिएट कोर्ट के अंदर, ठीक है, इन केस को देखेगा कौन, आपका दिल्ली लीगल एंड एडवाइस बोर्ड, राइट।
तो अभी तक हमने एक लीगल इशू जो है वो यहाँ पर देख लिया, एड्रेस कर लिया, राइट। कौन सा? वो लेटर वाला और पिटिशन वाला। सेकंड आता था आपका, मैंने बताया था स्कोप ऑफ आर्टिकल जो आपका 32 था, उसका उसके क्या मायने हैं? उसके ये मायने सर एंड मैम, देखो इस स्कोप क्या है बेसिकली आपके आर्टिकल 32 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 सिंपल सी बात है, इट लेज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कोर्ट के ऊपर कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। सिंपल, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। चलो मुझे बताओ, आर्टिकल 32 के लिए भीमराव अंबेडकर सर ने कौन सा फ्रेज दिया था? डॉक्टर भीमराव सर ने क्या फ्रेज दिया था इसके लिए, क्या कहा था आर्टिकल 32 को, है ना? तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, राइट। अब यहाँ पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहती है कि अगर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है हमको, तो कोर्ट हैज ऑल इंसिडेंटल एंड एंशिलियरी पावर्स इंक्लूडिंग द पावर्स टू फोर्ज new remedies to enforce the fundamental rights, so it also provide relief against the breach of fundamental। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लेना ये एज इट इज उसी के अंदर से यहाँ पे उठाया मैंने। अब ध्यान से सुनने वाली, ये कहते हैं कि अगर हमको फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इनको बेसिकली अप्लाई कराना है, ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट करना है, तो कोर्ट के पास वो सब पावर है जिसके अंदर इन रेमेडीज को टैकल किया जाएगा। इसके अलावा वो नई नई स्ट्रेटजीज को भी डेवलप कर सकती हैं, डिज़ाइन कर सकती हैं, ताकि फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाए, उनको इन्फोर्स किया जाए, है ना। चाहे वो फिर उसके लिए उनको इशू ऑर्डर इशू करना पड़े, या फिर डायरेक्शन देनी पड़े, या फिर रिट को इशू करना पड़े, ठीक है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा के ही रहेंगे, ठीक है। ये इनका कहना था इसके अंदर। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज दे रहा हूँ यहाँ पर, जो कोर्ट ने खुद इसके अंदर यूज़ किया था। अब यहाँ पर हम उससे, उसका एसेंस क्या है? उसका एसेंस ये सर मैम, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है अंदर आर्टिकल 32। उन्होंने ये भी बताया कि ये आर्टिकल सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज होने से बचाने, बल्कि ये इसलिए भी है अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट हो जा रहे हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट हो जा रहे हैं, तो उसका कंपनसेशन किस तरीके से दिया जाए, राइट। अब सिंपल सी बात है, बहुत इजी बात है। आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वायलेशन था राइट टू लाइफ का, ओलम गैस लीक, ठीक है। अब आपका फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हुआ, इन्फ्रिंज हुआ, अब इसको कंपनसेशन करने का हक किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है ना। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 का स्कोप बहुत ही लार्ज है, इतना ही नहीं कि आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज होने से बता ले, बल्कि अगर हो जाता है तो उनको रिलीफ भी दे, अगर फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच होता है तो, राइट। अब आती है इस केस की सबसे ज़बरदस्त बात, बहुत ध्यान से सुन लेना। ये अभी हमने कहा था आर्टिकल 12 का स्कोप को जो है बढ़ाने की बात कही थी, प्राइवेट एंड पब्लिक की डिबेट, कि प्राइवेट इसके स्कोप में रहता है, पब्लिक आता है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट कॉरपोरेशन जिनकी एक्टिविटीज़ के चलते अगर लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द पीपल किसी भी तरीके से अफेक्ट होती है, या उसको अफेक्ट करने का पोटेंशियल है उनकी एक्टिविटीज़ में, देन दे मस्ट एंड दे शुड कम अंडर द एम्बीट ऑफ आर्टिकल 12, ठीक है। अंडर आर्टिकल 12 आ गई, देन उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और वो सब्जेक्ट टू हो जाएंगे किसके? आपके सब्जेक्ट टू डिसिप्लिन अंडर आर्टिकल 21, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर इंपॉर्टेंट है तो इसकी इंपॉर्टेंस भी देख लीजिए, पूरे केस की इंपॉर्टेंस क्या है सनन मैम। देखो फर्स्ट फर्स्ट इसने क्या किया, इट इज लैंडमार्क जजमेंट था, जब भी हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इट इज चेंज स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया, ठीक है। इन्वायरमेंटल जो लॉज थे इंडिया के अंदर, उसकी पूरे स्कोप को चेंज कर दिया, बदल के रख दिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, बहुत ही डिजास्टर हुआ था, भोपाल गैस डिजास्टर, उसके एक साल बाद ही ये वाला केस आ गया था, ठीक। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत से लोगों को कंपनसेशन नहीं दिया गया था, है ना, बहुत ही बड़े लेवल पे मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ था। तो उस चीज़ को भी एड्रेस करने के लिए और लोगों का फेथ जुडिशरी के अंदर रीइंस्टेट करने के लिए ये वाला जो केस था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, और इसने काम किया भी सही, ठीक है। थर्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम एक इंडस्ट्री को रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया फॉर एन एक्सीडेंट और कंपनसेशन देने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, रिमेंबर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रोल प्ले किया, एक्स्ट्रा जुडिशरी रोल प्ले किया। इस वर्डिक्ट के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमको क्या ज़रूरत है, और उसके लिए उसके क्या अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, उसका कंपनसेशन भी यहाँ पे दिया जाना चाहिए। ये सब बातें वो कॉम्प्रिहेंसिवली इसके अंदर डिस्कस की गई, जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया, राइट। केस के अंदर और भी डिटेल के अंदर इसको डिस्कस किया गया था। सो ओवरऑल ये केस था आपका, ठीक है। तो अगले लेसन में हम देखेंगे हमारा मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1989 का, बस जबरदस्त केस है ये भी। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।